हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? एकदम बढ़िया। निम्नलिखित में से मौलिक रूप से कौन केंद्रीय बैंकिंग कार्य नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, औद्योगिक विकास का उन्नत करता। व्याख्या देखेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। यह सभी पारंपरिक कार्य करता है। इसके कार्यों को दो भागों में बांटा जा सकता है। नंबर एक, पारंपरिक कार्य। नंबर दो, प्रोत्साहन एवं विकासात्मक कार्य। नंबर एक, पारंपरिक कार्य। मुद्रा जारी करना, सरकार का बैंक, बैंकों का बैंक। ऑप्शन नंबर डी, विनिमय, प्रबंधन एवं नियंत्रण। ऑप्शन ई, साख नियंत्रण। नंबर दो, प्रोत्साहन एवं विकास कार्य, कृषि वित्त, औद्योगिक वित्त, निर्यात ऋण, प्राथमिकता क्षेत्र तथा कमजोर वर्गों को ऋण आदि। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, जिस दर पर आरबीआई बिलों की पुनर्कटौती करता है, उसे बैंक दर कहते हैं। वर्ष 1972 में विभेदात्मक ब्याज दर स्कीम लागू की गई। सीआरआर की दर जितनी ही अधिक होगी, बैंकों के पास उतना ही कम नगद शेष उधार देने तथा साख सृजन के लिए होगा। भारत के बैंकिंग और मौद्रिक संरचना को कौन सा बैंक नियंत्रित करता है? भारत के बैंकिंग और मौद्रिक संरचना को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नियंत्रित करता है। भारत के बैंकिंग और मौद्रिक संरचना को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा नियंत्रित किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक नोट निर्गमन की निम्नलिखित पद्धति को अपनाता है। ऑप्शन नंबर है न्यूनतम कोष पद्धति। अप्रैल 1957 से भारतीय रिजर्व बैंक नोट निर्गमन की न्यूनतम कोष प्रणाली का प्रयोग कर रहा है, जिसके तहत अब न्यूनतम कोष 200 करोड़ रखकर कितनी भी पत्र मुद्रा निर्गमित कर सकता है। आरबीआई के नोट जारी करने वाले विभाग को सदैव स्वर्ण का न्यूनतम स्टॉक रखना आवश्यक है, जिसका मूल्य है 115 करोड़। जिस ब्याज दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण देता है, उसे कहा जाता है रेपो दर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रेपो तरलता डालने तथा रिवर्स रेपो का प्रयोग तरलता अधिशोषण या निकालने के लिए किया जाता है। इस स्थिति में रेपो दर आरबीआई द्वारा बैंकों को उधार देने की दर होगी, जबकि रिवर्स रेपो दर के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक व्यावसायिक बैंकों से ऋण प्राप्त करता है। रेपो दर है ऑप्शन नंबर बी, अल्पकालिक ब्याज दर। रेपो दर
अल्पकालिक ब्याज दर होती है। पुनर्क्रय विकल्प या रेपो वह दर है जिस पर रिजर्व बैंक सरकारी प्रतिभूतियों के पुनर्क्रय विकल्पों की बिक्री करता है। आरबीआई तरलता प्रबंधन के अंतर्गत मंदी की स्थिति में अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ाने के लिए रेपो दर में कमी तथा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए रेपो दर में वृद्धि लाता है। जिससे तरलता में कमी आए। रेपो दर तरलता समायोजन का अल्पकालिक अस्त्र है। रेपो दर पर ही आरबीआई व्यावसायिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है। रिवर्स रेपो दर पर आरबीआई व्यावसायिक बैंकों से ऋण लेता है, अर्थात प्रतिभूतियों को व्यापारिक बैंकों को विक्रय करता है। रेपो दर वह दर होती है जिस पर मौद्रिक अधिकारी आरबीआई द्वारा बैंकों को उधार दिया जाता है। यह दर 4.90% 8 जून 2022 से है। प्रत्यावर्तनीय रिवर्स रेपो दर वह दर होती है जिस पर मौद्रिक अधिकारी आरबीआई द्वारा बैंकों को उधार लिया जाता है। यह दर 3.35% 8/2022 से है। साथ ही इसी तिथि से स्थायी जमा सुविधा दर 4.65%, बैंक दर 5.15% तथा एमएसएफ दर 5.15% है। CRR 4.50% 21 मई 2022 से लागू तथा SLR 18% है। रेपो का प्रयोग बाजार में तरलता डालने तथा रिवर्स रेपो का प्रयोग तरलता निकालने के लिए किया जाता है। रेपो तथा रिवर्स रेपो का प्रयोग स्फीति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। एक औद्योगिक रुग्ण इकाई वह है जो बहुत दिनों से हानि पर कार्य कर रही है। वर्ष 1985 में नारायण दत्त तिवारी समिति की सिफारिशों का रुग्ण औद्योगिक कंपनी अधिनियम पारित किया गया। जनवरी 1987 में VIFR की स्थापना की गई जो वर्ष 1987 से प्रभावी हुआ। बालकृष्ण इराडी समिति ने VIFR को बंद करके राष्ट्रीय कंपनी ट्रिब्यूनल NCLT की स्थापना का सुझाव दिया। वर्तमान सरकार द्वारा विमुद्रीकरण की घोषणा कब की गई? ऑप्शन नंबर सी 8 नवंबर 2016 को। वर्तमान सरकार द्वारा विमुद्रीकरण की घोषणा 8 नवंबर 2016 को की गई। क्वेश्चन नंबर 109, व्यापारिक बैंकों की शाख निर्माण की मात्रा पर रेपो दर में वृद्धि का क्या प्रभाव होगा? ऑप्शन नंबर बी शाख निर्माण घटेगा। रेपो दर में वृद्धि करने पर व्यापारिक बैंकों की शाख निर्माण की मात्रा घटेगी, जबकि रेपो दर में कमी करने पर व्यापारिक बैंकों की शाख निर्माण की मात्रा में वृद्धि होगी। क्वेश्चन नंबर 110, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई? ऑप्शन नंबर डी भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना गोरेवाला समिति की सिफारिश पर हुई। अखिल भारतीय ग्रामीण शाख सर्वेक्षण समिति 1951-52 जिसे AD गोरेवाला समिति के नाम से भी जाना जाता है की सिफारिश पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। 1 जुलाई 1955 से इसने कार्य करना प्रारंभ किया।
अन्य महत्वपूर्ण बातें, अवध कमर्शियल बैंक समिति देयता वाला भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक था। पूर्ण रूप से भारत का पहला बैंक पंजाब नेशनल बैंक है। इंपीरियल बैंक की स्थापना वर्ष 1921 में हुई। एसबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जुलाई 1955 को किया गया। क्वेश्चन नंबर 111, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना ऑप्शन नंबर है गोरेवाला समिति की संस्तुति पर हुई। इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करके किस बैंक का गठन किया गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर है। 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई का गठन किया गया। स्टेट बैंक देश का सबसे पुराना तथा सबसे बड़ा सार्वजनिक व्यापारिक बैंक है। क्वेश्चन नंबर 113, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत व्यापारिक बैंक है। ऑप्शन नंबर सी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत व्यापारिक बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक है भारतीय स्टेट बैंक। निम्नलिखित में से कौन मध्यवर्ती प्रश्न के ऋणदाता के रूप में कार्य करेगा? एसबीआई। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई मध्यवर्ती प्रश्न के ऋणदाता के रूप में काम करेगा, प्रश्रय के रूप में काम करेगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान नहीं है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय स्टेट बैंक भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, जबकि शेष तीनों अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं। नरसिम्हन कमेटी रिपोर्ट संबंधित है ऑप्शन नंबर बी, बैंकिंग क्षेत्र सुधार। बैंकिंग तथा वित्तीय क्षेत्र में सुधार के संबंध में प्रथम नरसिम्हन समिति का गठन वर्ष 1991 में आरबीआई के पूर्व गवर्नर एम नरसिम्हन की अध्यक्षता में किया गया। समिति ने अपनी रिपोर्ट 17 अगस्त 1991 को दी। वित्त मंत्रालय ने नरसिम्हन की ही अध्यक्षता में एक दूसरी समिति बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म समिति गठित की, जिसने अपनी रिपोर्ट वर्ष 1998 में सरकार को प्रस्तुत कर दी। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? नरसिम्हन समिति ने भारत में वाणिज्यिक बैंकों का आपस में विलय करते हुए 3 या 4 बड़े बैंक बनाने का सुझाव दिया था, जिसमें भारतीय स्टेट बैंक भी शामिल होगा तथा इसे शीर्ष स्थान प्राप्त होगा। पूंजी खाते की परिवर्तनीयता को ध्यान में रखते हुए अधिक मजबूत बैंकिंग प्रणाली पर बल दिया। समिति ने कमजोर बैंकों को पुनर्स्थापित करने के लिए संकीर्ण बैंकिंग की धारणा को अपनाने पर बल दिया। छोटे तथा स्थानीय बैंकों पर बल दिया। पूंजी पर्याप्तता अनुपात को बढ़ाने पर बल दिया। क्वेश्चन नंबर 118, नरसिम्हन कमेटी 1991 का गठन किया गया। ऑप्शन नंबर बी, वित्तीय सुधार के लिए। निम्न में से किस कमेटी ने वित्तीय क्षेत्र सुधारों के बारे में मूल्यांकन किया और सुझाव दिया? ऑप्शन नंबर बी, नरसिम्हन कमेटी। सार्वजनिक क्षेत्र के कमजोर बैंकों के पुनर्जीवन और पुनर्संरचना के लिए कौन सी समिति बनाई गई? ऑप्शन नंबर बी, नरसिम्हन समिति। सार्वजनिक क्षेत्र के कमजोर बैंकों के पुनर्जीवन और पुनर्संरचना के लिए नरसिम्हन समिति बनाई गई थी। निम्न में से कौन देसी बैंकर के अंतर्गत नहीं आता? ऑप्शन नंबर बी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। भारत में देसी बैंकिंग की विकसित प्रणाली विद्यमान थी। शिखर पर बड़े बड़े बैंकर थे, जिन्हें जगत सेठ तथा नगर सेठ कहा जाता था। निम्न स्तर पर सर्राफ तथा महाजन थे। दक्षिण में इनके प्रतिरूप चेट्टी थे। प्रदिष्ट मुद्रा है। प्रदिष्ट मुद्रा आंतरिक मूल्यहीन मुद्रा है।
वो मुद्रा जिसके पीछे कोई विशेष कोष नहीं है प्रदिष्ट मुद्रा कहलाती है। प्रदिष्ट मुद्रा वह पत्र मुद्रा है जो सरकार के आदेश के कारण प्रचलित है। किंज के अनुसार प्रदिष्ट मुद्रा वह मुद्रा है जो सरकार द्वारा निर्मित होती है तथा निर्गमित की जाती है, परंतु कानून इसे किसी धातु या मुद्रा में परिवर्तित नहीं किया जाता। इसे संकटकालीन मुद्रा भी कहते हैं क्योंकि इसका निर्गमन संकटकालीन परिस्थितियों में बिना कोई रक्षित कोष रखे किया जाता है। इस मुद्रा के पीछे ना तो धातु के रूप में सोना चांदी कोई सुरक्षित कोष रखा जाता है और ना किसी अन्य प्रकार की कागजी आड़ ही रखी जाती है। इस मुद्रा को धातु सिक्कों में बदलने की सरकार कोई गारंटी नहीं देता, केवल विशेष परिस्थितियों में ही सरकार इसे जारी करती है। इसके विपरीत विधिग्राम मुद्रा को भुगतान के रूप में अस्वीकारने पर कानूनी दंड दिया जा सकता है, जैसे रुपए के सिक्के तथा नोट। क्वेश्चन नंबर 123, निम्नलिखित में से किसका संबंध मुद्रा बाजार से नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, शेयर। दिए गए विकल्पों में शेयर का संबंध मुद्रा बाजार से नहीं है। यह किसी निगम या वित्तीय परिसंपत्ति में स्वामित्व की इकाइयां हैं जो मुनाफे की दशा में लाभांश के रूप में शेयर धारक को प्राप्त होती हैं। जमा प्रमाण पत्र, वाणिज्यिक विपत्र तथा राजकोषीय बिल मुद्रा बाजार के उपकरण हैं। इन उपकरणों के माध्यम से व्यक्ति मुद्रा बाजार में लाभ हित हेतु भागीदारी सुनिश्चित करता है। वाणिज्यिक बैंक की मांग जमाओं में सम्मिलित होता है। ऑप्शन नंबर डी, बचत खाता, सावधि जमा खाता। ए और बी दोनों सही है। वाणिज्यिक बैंक की मांग जमाओं में चालू खाता एवं बचत खाता दोनों सम्मिलित होते हैं। भारत में जमाएं बैंक, पोस्ट ऑफिस और नॉन बैंकिंग कंपनियों द्वारा स्वीकार की जाती है। बैंकों द्वारा मुख्यतः 3 तरह की जमाएं स्वीकार की जाती हैं। नंबर 1, चालू खाता जमाएं, सावधि जमा खाता जमाएं, बचत खाता जमाएं। लेकिन इन जमाओं के अतिरिक्त भी बैंक अन्य तरह की जमाएं स्वीकार करते हैं, जैसे आवर्ती जमा, गृह बचत जमा आदि। चालू खाता जमा को आमतौर पर मांग जमा के रूप में जाना जाता है। स्फीतकारी प्रवृत्तियों को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। स्फीतकारी प्रवृत्तियों को नियंत्रित करने के लिए सभी का प्रयोग किया जाता है। बैंक दर, नगद आरक्षण अनुपात, रेपो दर, सांविधिक नकदी अनुपात भारतीय रिजर्व बैंक प्रयोग कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी सही है। स्फीतकारी प्रवृत्तियों को नियंत्रित करने के लिए बैंक दर, नगद आरक्षण अनुपात, CRR, रेपो दर व सांविधिक नकदी अनुपात SLR का प्रयोग होता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, वैधानिक तरलता अनुपात में वृद्धि किए जाने पर वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कम साख सृजन किया जाता है। इसके विपरीत स्थिति में अधिक साख सृजन किया जाता है। मुद्रा एवं साख की मात्रा को नियंत्रित करने की नीति को कहते हैं मौद्रिक नीति। मुद्रा एवं साख की मात्रा को नियंत्रित करने की नीति को मौद्रिक नीति कहते हैं। यह एक देश के केंद्रीय बैंक द्वारा अपनाए गए साख नियंत्रण के उपायों से संबंध रखती है और इसका उद्देश्य किसी अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार, आर्थिक वृद्धि, कीमत स्थिरता, मुद्रा की तटस्थता, विनिमय स्थिरता और भुगतान शेष आदि में संतुलन बनाए रखना होता है। मौद्रिक नीति का कौन सा उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, गतिशील संसाधन। जुलाई 2007 से जून 2009 के मध्य अमेरिका व जापान में अपनाई गई मौद्रिक नीति को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी,
प्रतिबाधित साख विस्तार की नीति। जुलाई 2007 से जून 2009 के मध्य अमेरिका एवं जापान में पनपे वित्तीय संकट से उबरने हेतु प्रतिबाधित साख विस्तार की नीति को अपनाया गया। संकट का तत्काल कारण या विमोचक संयुक्त राज्य अमेरिका के आवास उफान का विस्फोट था, जो लगभग वर्ष 2005-06 में चरम पर था। मंदी और बेरोजगारी को दूर करने के लिए मौद्रिक नीति के अंतर्गत अपनाए गए उपाय हैं। ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। वैधानिक तरलता अनुपात को घटाना, नकदी कोष अनुपात को घटाना। मंदी और बेरोजगारी को दूर करने के लिए मौद्रिक नीति के अंतर्गत निम्नलिखित उपाय अपनाए जाते हैं। नंबर 1, बैंक दर को घटाना। नंबर 2, वैधानिक तरलता अनुपात को घटाना। नंबर 3, नकदी कोष अनुपात को घटाना। नंबर 4, खुले बाजार के प्रचालन के तहत प्रतिभूतियों को खरीदना। नंबर 5, चयनात्मक साख नियंत्रण के तहत केंद्रीय बैंक द्वारा मार्जिन सीमा घटाकर उधार को प्रोत्साहित करना आदि। अगतिशील मुद्रा का प्रतिपादन किया। अगतिशील मुद्रा का प्रतिपादन ए और डी, ऑप्शन डी सही है, ए और सी दोनों। नव प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री कैम्ब्रिज अर्थशास्त्री। फिशर के मुद्रा परिमाण सिद्धांत के विकल्प के रूप में मार्शल पिगू, रॉबर्टसन तथा कीन्स नामक कैम्ब्रिज के अर्थशास्त्रियों ने नकदी शेष सिद्धांत बनाया। नकदी शेष सिद्धांत मुद्रा मांग को विनिमय का माध्यम नहीं मानते थे, बल्कि मूल्य का संक्षेप मानते थे। रॉबर्टसन ने इस अंतर को गतिशील मुद्रा तथा अगतिशील मुद्रा कहकर व्यक्त किया। कैम्ब्रिज समीकरण अगतिशील मुद्रा की मांग को प्रकट करता है। क्वेश्चन नंबर 131, निम्नलिखित में से किसका भुगतान सरकार द्वारा नहीं किया जाता? ऑप्शन नंबर सी, सार्वजनिक उपक्रमों के शेयर। सार्वजनिक उपक्रमों और वित्तीय निगमों के शेयरों का भुगतान सरकार द्वारा नहीं किया जाता है, क्योंकि इसका दायित्व स्वयं उपक्रमों और निगमों पर होता है, जबकि इंदिरा विकास पत्र, किसान विकास पत्र, ट्रेजरी बिल के भुगतान का दायित्व सरकार पर है। भारत का सिक्योरिटी प्रेस और करेंसी नोट प्रेस कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर डी, नासिक। महाराष्ट्र के नासिक रोड स्थित भारत प्रतिभूति मुद्रालय में डाक संबंधी लेखन सामग्री, डाक एवं डाक भिन्न टिकटों, स्टाम्पों, बैंकों के चेक, बॉन्ड, राष्ट्रीय बचत पत्र, पोस्टल ऑर्डर, पासपोर्ट, इंदिरा विकास पत्र, किसान विकास पत्र सहित सरकारी उपक्रमों और वित्तीय निगमों के प्रतिभूति पत्रों की छपाई की जाती है। इसी प्रेस से 10, 50, 100, 500 रुपये आदि के बैंक नोट छापकर उनकी आपूर्ति की जाती है। सरकारी प्रतिभूतियों का संबंध होता है, ऑप्शन नंबर बी, गिल्ट एज बाजार से। सरकारी प्रतिभूतियों को उनकी विश्वसनीयता के आधार पर गिल्ट एज प्रतिभूति भी कहा जाता है। इनके लेन देन के बाजार को गिल्ट एज बाजार भी कहा जाता है। सर्वोत्तम विकल्प भी होगा। बैंड वैगन प्रभाव उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी, धनात्मक वाहनताएं। बैंड वैगन प्रभाव में कोई व्यक्ति किसी कार्य को न करने की इच्छा रखते हुए भी दूसरे से प्रभावित होकर उस कार्य को कर देता है। यह प्रभाव धनात्मक वाहनताओं की भांति व्यवहार करता है। शेयर मार्केट में तेजड़िया इसका एक स्पष्ट उदाहरण है। भारतीय रुपये चिन्ह का प्रारूप किसने दिया है? ऑप्शन नंबर ए, डी, उदय कुमार ने। रुपये के प्रतीक सिंबल के लिए चयनित चिन्ह की रचना IIT मुंबई की स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त डी, उदय कुमार ने की है। देवनागरी के र, व,
रोमन अक्षर आर से मिलते जुलते प्रतीक चिन्ह रा को रुपए के सिंबल के रूप में स्वीकार किया गया। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। भारत अपने रुपए का अलग पहचान रखने वाला विश्व का 5वां देश है। अन्य देश की मुद्रा निम्न है: अमेरिकी डॉलर, ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग, जापानी येन और यूरोपीय यूरो। ग्राम स्तर पर ऋण इसके द्वारा वितरित होते हैं। ऑप्शन नंबर बी, प्राथमिक सहकारी साख समितियां। ग्राम स्तर पर प्राथमिक सहकारी साख समितियों के द्वारा ऋण वितरित होते हैं। ये स्थानीय स्तर पर कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए प्राथमिक स्रोत का काम करते हैं। निम्नलिखित संस्थानों में कौन मुद्रा बाजार की संस्थाओं में शामिल है? ऑप्शन नंबर डी, सभी सही है। गैर बैंकिंग वित्तीय माध्यम, बट्टा गृह और बिलों के दलाल, स्वीकृत गृह। ऑप्शन नंबर डी। लघु समय के लिए वित्तीय संपत्तियों में लेन देन करने के केंद्र को मुद्रा बाजार कहा जाता है। लघु समय हेतु ऋण या आपातकालीन पूंजी का लेन देन करने वाली प्रत्येक संस्थाएं सामूहिक रूप से मुद्रा बाजार कहलाती हैं। एक ऐसा बाजार है जहां अल्प अवधि के लिए ऋण दिए तथा लिए जाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार एक मुद्रा बाजार मुख्यतः अल्पकालीन प्रकृति की मौद्रिक परिसंपत्तियों के क्रय विक्रय का केंद्र है। यह ऋण लेने वालों की अल्पकालीन आवश्यकताओं को पूर्ण करता है तथा ऋणदाताओं को तरलता या नकदी प्रदान करता है। मुद्रा बाजार में नकदी या नकदी के समीप विकल्पों जैसे व्यापार बिल, प्रतिज्ञा पत्र तथा सरकारी प्रपत्रों के रूप में लेन देन किया जाता है, जो अल्पकालीन होते हैं तथा इनकी अवधि 1 वर्ष से अधिक नहीं होती है। ये अल्पकालीन विकल्प बिना किसी नुकसान के आसानी से नकदी में परिवर्तित किए जा सकते हैं। मुद्रा बाजार में प्रतिभागियों के प्रतिभाग हेतु उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति अनिवार्य नहीं होती है तथा लेन देन टेलीफोन, टेलीग्राफ, मेल तथा अन्य माध्यमों से भी किया जाता है। मुद्रा बाजार के 2 प्रमुख पक्ष होते हैं। पहला, ऋण ग्रहीता, ऋण लेने वाला तथा दूसरा ऋणदाता, ऋण देने वाला। ऋण लेने वाले पक्ष में व्यक्ति, सरकारी एवं अर्ध सरकारी संस्थाएं, व्यापारी, औद्योगिक कंपनियां इत्यादि सम्मिलित होते हैं, जिनके द्वारा इस बाजार के माध्यम से अपनी अल्पकालीन मौद्रिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। ऋण देने वाले पक्ष महाजन, साहूकार, वित्त कंपनियों तथा वाणिज्यिक बैंकों से मिलकर बने होते हैं। अंतिम ऋणदाता होने के कारण केंद्रीय बैंकों को भी इस पक्षकार के रूप में सम्मिलित किया जा सकता है। मुद्रा बाजार सजातीय बाजार नहीं है, अपितु विशेषज्ञता से परिपूर्ण छोटे विभिन्न प्रकार के बाजारों का समूह है। मुद्रा बाजार के सामान्य संगठक निम्न हो सकते हैं: मांग पर देय ऋणों का बाजार, बिल बाजार, वाणिज्य बिल बाजार, कोषागार बिल बाजार, स्वीकृत बाजार आदि। क्वेश्चन नंबर 138, निम्नलिखित में से असंगठित मुद्रा बाजार का अंग है? ऑप्शन नंबर बी, साहूकार। साहूकार, महाजन, मारवाड़ी, सर्राफ तथा सहा आदि असंगठित मुद्रा बाजार के अंग हैं, जबकि भारतीय रिजर्व बैंक, वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक तथा विदेशी विनिमय बैंक संगठित मुद्रा बाजार के अंग हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया से संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, कैन गंगा। आम जनता की पारस्परिक जमाओं को संग्रहित करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की वित्तीय संस्था के रूप में भारतीय यूनिट ट्रस्ट यूटीआई की स्थापना वर्ष 1964 में की गई थी और इसने जनता की म्यूचुअल जमाओं के लिए मास्टर शेयर, मास्टर गेन और ग्रैंड मास्टर योजनाएं चलाई थीं। क्वेश्चन नंबर 140, 1 रुपये के नोट व सिक्के किसके पास संग्रहित रहते हैं?
ऑप्शन नंबर ए भारतीय रिजर्व बैंक के पास। 1 रुपये के नोट व सिक्के भारतीय रिजर्व बैंक के पास संग्रहित रहते हैं। इसका वितरण आरबीआई द्वारा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र व्यापारिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋणों के लिए प्राथमिकता के क्षेत्र में नहीं है? ऑप्शन नंबर बी सॉफ्टवेयर निर्यात। बैंकिंग नियामक संस्था आरबीआई के अनुसार व्यापारिक बैंकों को अपने कुल लोन का निर्दिष्ट भाग विकासात्मक कार्यों के लिए कुछ क्षेत्रों को प्राथमिकता के आधार पर देना पड़ता है। इसे ही प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग कहा जाता है। प्रायोरिटी सेक्टर में कृषि, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, निर्यात ऋण, शिक्षा, आवास, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, नवीकरणीय ऊर्जा तथा अन्य हैं। अतः स्पष्ट है कि सॉफ्टवेयर निर्यात ऋणों के लिए प्राथमिकता के क्षेत्र में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा वाणिज्यिक बैंक का कार्य नहीं है? ऑप्शन नंबर साख पर नियंत्रण तथा नियमन करना। ऑप्शन नंबर सी सही है। साख पर नियंत्रण या नियमन करना केंद्रीय बैंक का कार्य है, जबकि जमा राशियां स्वीकार करना, ऋण प्रदान करना तथा साख का सृजन करना व्यापारिक बैंकों का कार्य है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। व्यापारिक बैंक एक वित्तीय संस्था है जो मुद्रा तथा साख में व्यापार करती है, जो न केवल मुद्रा को लोगों से जमा के रूप में स्वीकार करती है तथा आवश्यकता पड़ने पर उद्यमियों तथा साहसियों को उधार देती है। वाणिज्यिक या व्यापारिक बैंक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य साख का सृजन करना है। व्यापारिक बैंक मुख्यतः 3 प्रकार के जमा स्वीकार करते हैं। नंबर 1 सावधि जमा, नंबर 2 चालू खाता, नंबर 3 बचत बैंक जमा। इन जमाओं के अतिरिक्त भी बैंक अन्य जमाएं स्वीकार करते हैं, जैसे आवर्ती जमा, गृह बचत जमा आदि। बैंकों द्वारा की गई सभी प्रकार की जमाएं बैंकों की देयता होती हैं, न कि बैंकों की संपत्ति। व्यापारिक बैंक सामान्यतः अल्पकालीन ऋण देते हैं। इनमें व्यावसायिक बैंक कौन सा कार्य नहीं करते? ऑप्शन नंबर बी साख का नियंत्रण करना। आर.एन. मल्होत्रा समिति ने किस क्षेत्र से संबंधित सिफारिशें की? ऑप्शन नंबर बी बीमा क्षेत्र। वर्ष 1993 में बीमा क्षेत्र में सुधारों की सिफारिश हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर आर.एन. मल्होत्रा की अध्यक्षता में समिति गठित की गई। वर्ष 1994 में इस समिति के बीमा क्षेत्र का अध्ययन करने तथा पक्षकारों की सुनवाई करने के बाद कुछ निश्चित सुधारों की बात की, जो निम्न है। नंबर 1 बीमा कंपनियों को प्रवर्तित करने के लिए निजी क्षेत्र की कंपनियों को अनुमति दी जानी चाहिए। नंबर 2 विदेशी प्रवर्तकों को भी अनुमति दी जानी चाहिए। नंबर 3 सरकार को अपनी विनियामक शक्तियां एक स्वतंत्र विनियामक निकाय को सौंपनी चाहिए, जो कि संसद के प्रति जवाबदेह हो। भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? भारत में मौद्रिक नीति भारतीय रिजर्व बैंक बनाता है। भारत में मौद्रिक नीति भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई बनाता है। मौद्रिक नीति अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति के नियमन, समायोजन तथा बाजार दर के स्तर में परिवर्तन के द्वारा मूल्य की स्थिरता, रोजगार तथा आर्थिक समृद्धि तेज करने और विदेशी भुगतानों में संतुलन स्थापित करने का प्रयास करती है। यह अर्थव्यवस्था में तरलता, साख की उपलब्धता, निवेश, मूल्य स्तर, रोजगार तथा उत्पादन को प्रभावित करती है। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर डॉक्टर रघुराम राजन द्वारा 1 अप्रैल 2014 से प्रत्येक 2 माह पर मौद्रिक नीति की घोषणा करना प्रारंभ किया गया। भारत में बैंक दर को निश्चित किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी रिजर्व बैंक द्वारा। भारत में बैंक दर को रिजर्व बैंक द्वारा निश्चित किया जाता है। बैंक दर वह दर होती है जिस पर रिजर्व बैंक प्रथम श्रेणी के बिलों पर पुनर्कटौती करता है, अर्थात जिस दर पर रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है उसे बैंक दर कहते हैं। बैंक दर तरलता प्रबंधन का दीर्घकालीन अस्त्र है।
आरबीआई अन्य बैंकों को जिस दर पर ऋण देता है वह दर कहलाती है बैंक रेट। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक इडबी की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर सी 1964 में। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक इडबी की स्थापना बढ़ते हुए औद्योगिकरण के लिए बड़े पैमाने पर वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने तथा औद्योगिक वित्त उपलब्ध कराने वाले विभिन्न संस्थानों की क्रियाओं को समन्वित करने के उद्देश्य की पूर्ति हेतु जुलाई 1964 में हुई थी। सिडबी का मुख्यालय कहाँ? सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में है। सिडबी की फुल फॉर्म स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश में। इसने अपना कार्य 2 अप्रैल 1990 से करना शुरू किया। यह बैंक लघु उद्योग क्षेत्र में उद्योगों के परिवर्तन, वित्तीय सुविधा पहुंचाने तथा विकास करने की प्रमुख वित्तीय संस्था के रूप में कार्य करता है। निम्नलिखित संस्थाओं में उद्योगों से संबंधित शीर्षस्थ संस्था कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी इडबी। जुलाई 1964 में स्थापित भारतीय औद्योगिक विकास बैंक इडबी औद्योगिक आईडीबीआई औद्योगिक विकास वित्त से संबंधित शीर्ष संस्था है। अग्रणी बैंक योजना को प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर बी जिले में अन्य संस्थाओं के साथ बेहतर समन्वय हेतु। अग्रणी बैंक योजना को जिले में अन्य संस्थाओं के साथ बेहतर समन्वय हेतु वर्ष 1969 में प्रारंभ किया गया था। इसके अंतर्गत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, राष्ट्रीयकृत बैंक तथा निजी बैंकों के मध्य जिलों का आवंटन किया जाता है तथा उनसे अपने आवंटित जिले में बैंकिंग तथा सुविधा के विकास में प्रमुख भूमिका या लीड रोल निभाने के लिए कहा जाता है। अग्रणी बैंक योजना का प्रमुख उद्देश्य आवंटित जिले के विकास के लिए वाणिज्यिक बैंकों, सरकारी बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं तथा सरकारी अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना था। इसके अतिरिक्त इस योजना के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं: संपूर्ण देश को वाणिज्यिक तथा सरकारी बैंकिंग सुविधाओं को समुचित रूप प्रदान करना, अपने आवंटित जिले में व्यक्ति स्तर पर बैंकिंग सुविधा का विस्तार करना, जिले के विकास के हेतु अधिकतम शाखा सुविधा की व्यवस्था करना, जिले में लोगों की बचत का गतिशीलन, जिले के विकास के उत्पन्न होने वाले प्रमुख अवरोधों का पता लगाना तथा उचित संस्थाओं को उन्हें दूर करने के लिए प्रेरित करना। सर्वप्रथम 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय उनमें से प्रत्येक बैंक की न्यूनतम जमा राशि कितनी थी? ऑप्शन नंबर बी 50 करोड़। सर्वप्रथम 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय वर्ष 1969 में उनमें से प्रत्येक बैंक की न्यूनतम जमा राशि 50 करोड़ थी। बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर बी साख को प्राथमिकता क्षेत्र की ओर निर्देशित करने हेतु। एकाधिकार तथा आर्थिक शक्ति के केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने, साख को प्राथमिकता क्षेत्र की ओर निर्देशित करने तथा उद्योगों को समुचित मात्रा में ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार ने बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण की शुरुआत की। सामाजिक नियंत्रण की नीति को लागू करने के लिए सरकार ने 2 व्यवस्थाएं लागू की। नंबर 1, एक सलाहकार संगठन के रूप में राष्ट्रीय साख परिषद की स्थापना, और 2, आवश्यक बैंकिंग अधिनियम पारित करना। बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण बहुत अल्पकालिक सिद्ध हुआ। इसके द्वारा पुरानी आपत्तिजनक बैंकिंग क्रियाएं खत्म नहीं हुई। अतः सरकार ने बैंकिंग व्यवस्था के दोषों को दूर करने के लिए 19 जुलाई 1969 को 14 वाणिज्यिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण का ऐतिहासिक कदम उठाया। पुनः अप्रैल 1980 सरकार द्वारा 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? ऑप्शन नंबर बी 1969 में। बेसेल मानक संबंधित है ऑप्शन ए बैंकिंग क्षेत्र से। बेसेल दिशा निर्देश केंद्रीय बैंकों के समूह द्वारा तैयार किए गए व्यापक
पर्यवेक्षी मानकों उल्लेख करते हैं, जिसे बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति BCBS कहा जाता है। BCBS द्वारा समझौते का सेट, जो मुख्य रूप से बैंकों और वित्तीय प्रणाली के लिए जोखिम पर केंद्रित है, को बेसल समझौते कहा जाता है। बेसल स्विट्जरलैंड का एक शहर है, जो ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट BIS का मुख्यालय भी है। समझौते का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि वित्तीय संस्थाओं के पास दायित्वों को पूरा करने और अप्रत्याशित नुकसान को अवशोषित करने के लिए पर्याप्त पूंजी है। अब तक 3 बेसल मानक फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड जारी किए जा चुके हैं। बेसल फर्स्ट वर्ष 1988 में जारी किया गया था। ये लगभग पूरी तरह से क्रेडिट जोखिम पर केंद्रित है। इसने बैंकों के लिए जोखिम भार की पूंजी और संरचना को परिभाषित किया। न्यूनतम पूंजी आवश्यकता जोखिम भारित संपत्ति RWA के 8% पर तय की गई थी। बेसल सेकेंड वर्ष 2004 में प्रकाशित की, जो 3 मापदंडों पर आधारित थी। बैंकों को जोखिम संपत्ति के 8% की न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता की आवश्यकता को बनाए रखना चाहिए। बैंकों को क्रेडिट और बढ़ी हुई प्रकटीकरण आवश्यकताओं को तीनों प्रकार के जोखिमों की निगरानी और प्रबंधन में बेहतर जोखिम प्रबंधन तकनीकों को विकसित करने और उपयोग करने की आवश्यकता थी। जोखिम के 3 प्रकार हैं: परिचालन जोखिम, बाजार जोखिम, पूंजी जोखिम। बैंकों को केंद्रीय बैंक के समक्ष अपने जोखिम का खुलासा करना अनिवार्य है। बेसल थर्ड वर्ष 2010 में जारी किए गए थे। ये दिशा निर्देश 2008 के वित्तीय संकट के जवाब में पेश किए गए थे। बेसल थर्ड मापदंड का उद्देश्य अधिकांश बैंकिंग गतिविधियों, जैसे उनकी व्यापार बुक गतिविधियों को अधिक पूंजी गहन बनाना है। दिशा निर्देशों का उद्देश्य 4 महत्वपूर्ण बैंकिंग मापदंडों अर्थात पूंजी, उत्तोलन, वित्तपोषण और तरलता पर ध्यान केंद्रित करके अधिक लचीली बैंकिंग प्रणाली को बढ़ावा देना है। बेसल थर्ड का संबंध है ऑप्शन नंबर डी, बैंकों की पूंजी पर्याप्तता से। बेसल थर्ड का संबंध बैंकों की पूंजी पर्याप्तता से। ये एक अंतर्राष्ट्रीय नियामक समझौता है, जिसने बैंकिंग क्षेत्र के भीतर विनियमन, पर्यवेक्षण और जोखिम प्रबंधन के लिए सुधारों का एक सेट प्रस्तुत किया। इसके अंतर्गत क्रेडिट संकट के जवाब में बैंकों को उचित लीवरेज अनुपात बनाए रखने और न्यूनतम पूंजी आवश्यकताओं संबंधी प्रावधान का पालन करना होता है। बेसल समझौता संबंधित। बेसल समझौता बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। कौन सा युग्म सही नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, FCI वाणिज्यिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता। वर्ष 1957 में अशोक मेहता द्वारा दिए गए सुझाव को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 100 करोड़ रुपए की पूंजी से 1 जनवरी 1965 को भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की। भारतीय खाद्य निगम खाद्यान्नों के क्रय विक्रय के लिए सरकार की एकमात्र एजेंसी है। भंडारण तथा वेयर हाउसिंग यह एक प्रकार का गोदाम है, जहां उत्पादन के स्थान से बाजार या उपभोग के स्थान पर जाने के दौरान सामानों का भंडारण किया जाता है। वेयर हाउसिंग की सिफारिश ग्रामीण बैंकिंग समिति 1950 ने की थी, परंतु सर्वाधिक योगदान अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति 1954 का रहा। राष्ट्रीय सहकारी विकास तथा वेयर हाउस 1956, केंद्रीय वेयर हाउसिंग निगम 1957, राज्य स्तर पर राज्य वेयर हाउसिंग निगम, राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन भारतीय संघ NFD की स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को हुई। ये चुनी हुई कृषि वस्तुओं का विपणन करती है। प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की। प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में की गई। ग्रामीण बैंकिंग पर गठित कार्यदल 1975 की संस्तुति पर सरकार ने 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को पहली बार किस वर्ष स्थापित किया गया? ऑप्शन नंबर सी, 1975 में।
स्मार्ट मुद्रा संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी क्रेडिट कार्ड से। स्मार्ट मुद्रा क्रेडिट कार्ड तथा डेबिट कार्ड को कहा जाता है क्योंकि वर्तमान में विनिमय माध्यम के लिए रुपया चेक की जगह क्रेडिट तथा डेबिट कार्ड के द्वारा ही ऑनलाइन भुगतान करना या बैंक में बिना गए एटीएम द्वारा नकद आहरण प्राप्त करना आदि कार्य किया जाता है। क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के विज्ञापन पर लिखा भी रहता है द फ्यूचर ऑफ मनी। इसे प्लास्टिक मनी भी कहा जाता है। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।